Hello guys, welcome to my channel. जी सो गाइस की हाल चाल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस बेसिकली मैं उठा था, बेसिकली मैं सो रहा था गाइस। रात को मेरी नींद आ गई, बीच में मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं। एंड सो के मैं उठा, हमने खाना नहीं खाया अब तक, अब जाके जाएंगे खाना खाने। एंड मैंने गाइस पानी पिया था, एंड पानी पीने के बाद मैं अपने कुछ मीम्स को अपलोड कर रहा था गाइस, आप जाके देख लेना। चैनल का नाम क्या, IH मीम्स यूनिवर्स। आप मेरे मिस्टर IH पे जाके देखेंगे, मिल जाएगा। तो गाइस अब मेरा मन कर रहा है खाना खाने का, तो मैंने बोला मम्मी खाना दे दीजिए। तो मम्मी ने कहा जो बड़ा खा ले, तो मैंने खाना लगा लिया गाइस। तो देखते गाइस खाने में की एक गाइस, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या है। ये है चावल, क्या बात है गाइस, दिस इज राइस। ओके गाइस, एंड दिस इज मिर्ची, एंड दिस इज गाइस आम का अचार। मैं अचार कैसे भूल सकता हूँ। दिस इज चने, चने के सब्जी, दाल सॉरी सब्जी whatever गाइस। ये है स्वीट वाटर, दिस इज आल्सो स्वीट वाटर गाइस। एंड दिस इज डोंगा फॉर मोर फूड। एंड दिस इज आई थिंक रोटियां, यस गाइस। ये चने, ओ ये और बचे गाइस, यस दिस इज चने। एंड दिस इज हमेशा की तरह ये क्या है, रुक जाओ, ये कोई सरप्राइज है। कुकर नहीं खुल रहा था गाइस, कुकर खोल दिया। ये क्या है बे, ये सेकंड गाइस, मैंने सोचा इसमें चावल होंगे। ये रुको, ये क्या है, उलाला गीली अरबी। ओके गाइस, नॉट सो बिग थिंग बट ठीक है, मेरे लिए तो एक नई आइटम है गाइस। आपको इन दोनों के शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लेना IH डेयर्स पे, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स ईट द फूड गाइस। ओके गाइस, सो बेसिकली गाइस प्याज काटना रह गया था, चलिए गाइस प्याज काटते हैं। ओके, ऐसे अभी तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, बट ठीक है यार, इसको यहीं रख देते हैं। अरे 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 खांसी हुई गाइस, कोई ना, इसको यहीं दिखा देते हैं। बेस मैंने बताया ना, वही पिछली बार की तरफ प्लेट हटा के यहीं तरफ दिखाऊं गाइस। ये देखो जुगाड़, यहाँ से प्लेट उठा यहीं रख दिया, ये बता रहे हैं गाइस, ये स्टैंड को ना सीधा सीधा रखना चाहिए। ओके चलो ये करते हैं। सो गाइस बेसिकली यार दो आइटम को दी मम्मी ने, मैं तो खुश हो गया। अरे बारे वाह, इतना एहसान हम पे, दो आइटम बना दी। अरे अरे आज तो बारिश आएगी गाइस। दो आइटम खाने को मिल रही है, क्या बात है गाइस। वरना यूजली एक आइटम बोल जाती है मम्मी, बासी पड़ा वही खा ले, या फिर एक आइटम से दो आइटम मिली। चलो कभी तो दो आइटम देखने को मिली खाने की। ये नहीं गई, ये दो आइटम देख के मुझे तो इतनी खुशी हुई, मुझे आज तक नहीं है इतनी खुशी मुझे हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, इसको अच्छी आँख में लग गया बस। ये मम्मी गाइस बाहर गेम खेल रही है, ईंट में या प्याज छिल रहा हूँ। मैंने बोला मम्मी प्याज छील दीजिए, मम्मी मेरे को ऐसे देख रही है। अभी तो मैं उठी ही हूँ, किचन में घुसा दूँ मुझसे। ठीक है ना, ठीक है, सारा रात को सोता रहता है, मेरे को काम बोलता रहता है। ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ। बस रोटियां गाइस सूख गई हैं, मैंने रोटियों के लिए बोल दिया बस मम्मी को। मैंने बोला कि मम्मी कम से कम रोटियां तो दे दीजिए। हाँ हाँ, सारा दिन मुझे ये काम रह गया। ठीक है ना, रोटी तो वो दे देंगी, प्याज मैं काट लेता हूँ, ताकि उनको लगे थोड़ा काम करते हैं, वरना फिर ताने लगेंगे। ऐसे तो आदत पड़ गई है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम कर लिया करेंगे गाइस हम भी, क्या कर सकते गाइस। प्याज काटने में बहुत लगा, आँख में लगता है, तो अरे आँख में लग रहा है मेरा प्याज, लेकिन ठीक है
भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है। पता गाइस मम्मी ने चावल कम बनाए रे, मैं भूल गया, मैं लेट खाया ना, तो मम्मी ने कहा कि तू खाता तो है नहीं, तो बना के गया मैं, रोटियां बनाई थी सारी, वो सारी ना आँख में लग रहा। चलो वो रोटियां ना जो गाइस वो सारी हो गई है, क्या बोलते हैं अकड़ सी गई है रात की ना, देखते क्या जो भी खा पाऊंगा मैं कि नहीं, मतलब गर्म करवा रहा हूँ मम्मी से, फिर तो खाई जाएंगी वो, बनाया ऐसे खाने में ना वो गले में चोक हो जाती है, चोक इन द सेंस क्योंकि मैं एकदम से खाता हूँ बड़ा 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 ऐसे करके, फिर चोक ना हो जाए, इसलिए गर्म करवा रहा हूँ। चलिए गाइस हाथ धोती है। अरे ये क्या चल रहा है पीछे, ओ मम्मी ने चला रखा है गाइस, मम्मी सुबह सुबह सुनती है, तो बेसिकली दिस इज दैट। चम्मच में हाथ धो लेता हूँ, प्याज का पानी एज यूजुअल, जस्ट अ मिनट। चलिए गाइस लेट्स गो 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 गो। पापा की नींद खुल गई गाइस, आई थिंक मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो शायद पापा की नींद खुल गई उसके ही कारण से, बट कोई बात नहीं गाइस। चलिए ओके गाइस चलिए चलें। प्याज गाइस मैंने रख दिया है, आई थिंक खाना इज रेडी, बस रोटियां गर्म करवानी है। चलिए गाइस रोटियां गर्म करवाती हैं एंड फिर करते हैं गाइस खाने को टेस्ट। ओके सो गाइस लेट्स टेस्ट द फूड। मम्मी ने खाना गर्म कर दिया, मम्मी ने बोला चलो मैं खाना गर्म कर देती हूँ, मैंने कहा थैंक यू। इन ले चलो गाइस चाने खाते हैं, एंड ताने अलग मिले, बर्तन लेके नहीं रखते हैं और में, तब कोई बात नहीं, दे दीजिए खाना भी गर्म कर। गाइस फूड इज वेरी टेस्टी, तो मिलते हैं गाइस खाना खाने के बाद। यस गाइस पिक आफ्टर ईटिंग चने की सब्जी गाइस, एंड बेसिकली थोड़ी सी अरबी भी पड़ी थी गाइस, तो मैंने वो भी ट्राई कर ली। एंड इस बार जो अरबी थी गाइस वो मम्मी ने गीली वाली अरबी बना रखी थी, आई डोंट नो क्वाइट न्यू आइटम, बट मैंने चने भी खत्म करने थे तो आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट, थोड़ी सी खा सका। एंड जो बची हुई अरबी थी वो मैंने पापा को बोला कि पापा आप खा लीजिए क्योंकि मेरे पास तो फिर पेट टमी फुल हो गई थी। मैं कहा पापा टमी फुल है, पेट फुल हो गया तो अब आप खा लीजिए। मैंने चने खा लिए ज्यादा से ज्यादा, वेस्ट गाइस में ना पेन हो रहा है। मैं ना जरा स्टैंड ले आता हूँ, चलिए स्टैंड लेके आता हूँ, सुबह भी हो रही है। हाँ गाइस चलिए चलिए स्टैंड लेके आते हैं। हाँ यहाँ तो चपले का क्या होता है मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता। यस गाइस थैंक गॉड, पता लाइट पड़ रही थी गाइस, पता नहीं क्या लाइक बाहर पता नहीं ऐसी कुछ दिखता रहती मुझे ना, मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या दिख रहा है, वो इमेजिनेशन करता रहता हूँ मैं कि पता नहीं ये चीज़ दिख रही है वो चीज़ दिख रही है। ये गाइस स्टैंड लगा लेते हैं कुछ देर, यस इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है गाइस, और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट रिलैक्स। पता क्या गाइस मैं लिटरली उधर जब गया ना तो पापा आराम से सो रहे हैं, एंड मैं सोच रहा कि मोबाइल की रोशनी ना आए तो मैंने बीच में ऑन भी कर देता, मैंने सोचा कि करूँ व्लॉग देखूँ, फिर मैं देखा कि पापा को ये ना बोलना मुझे अच्छा से सोने दे मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके कारण से मैं चुपचाप बाहर आ गया, मैं कहा साइलेंटली दरवाजा क्लोज करके आ गया। एंड चप्पलें वपले भी सेट कर दी मैंने, क्योंकि अब मैं बेसिकली चप्पलों को सेट में रखना सीक्वेंस पकड़ना का जरूरत है, आई थिंक क्या बोलते हैं नम नम नम, हाँ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। अब ईस्ट डायरेक्शन होता है पुराने जमाने में पूरा बोलते हैं ना दिशा को, आई थिंक सो पूरा भी बोलेंगे, हाँ पूरब, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूरब है। मैं ना जो स्लीपर्स है उनकी दिशा को ईस्ट में रखता हूँ, जहाँ से सूरज सनराइज हो, सनराइज बेसिकली ईस्ट से होता है, तो आई थिंक वो पूरब होगा या नहीं पश्चिम, तो आई थिंक वेस्ट होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम,
कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस, बेसिकली यूँ समझ लो, जहाँ से सनराइज होता है मैं उस डायरेक्शन में रखता हूँ। तो पुराने जमाने में जो भी टेम्पल वैम्पल एंशियंट टेम्पल जो सब होते थे ना गाइस, वो ईस्ट डायरेक्शन में होते थे, क्योंकि सनराइज जहाँ से होता है सूर्योदय, तो वहां से उसको रखा जाता है। इससे कहा जाता है ऐसा कि जहाँ से सनराइज होता है अगर हम उसी डायरेक्शन रखें तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पुराने ज़माने में आई थिंक प्राचीन भारत में सब होता था। तो आई थिंक पुराने ज़माने में घर भी ईस्ट डायरेक्शन में बनते थे शायद। पहले तो आई थिंक ज़माने में झोपड़ियाँ होती थी। हाँ, झोपड़ियाँ ही होती थी आई थिंक सो। नहीं, घर थे। हाँ, राजमहल भी तो होते थे यार गाइस पहले, इतने बड़े बड़े राजमहल होते थे। तो हाँ, कह तो सब पर सारे राजमहल ईस्ट डायरेक्शन में होंगे, ये क्वेश्चन चल रहा है मेरे दिमाग में। ऐसा हो सकता है कि जितने भी राजमहल हैं जो बने हैं पुराने जमाने में, प्राचीन राजाओं ने बने, क्या वो सारे ईस्ट डायरेक्शन में होंगे? कि जहाँ तक मुझे आइडिया है, पुराने जमाने में तो लोग ज्योतिष वगैरह की मान्यताओं को बहुत मानते हैं। आजकल भी मानते हैं, बट पुराने जमाने में बहुत ज्यादा थे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखा जाए प्राचीन चलन के हिसाब से, तो क्या सारे महल इस डायरेक्शन में होंगे? ये काफी क्वेश्चनेबल थिंक है गाइस, और सोचने वाली चीज है। ये एक मिस्ट्री की तरह है कि अगर ये हकीकत है तो सारे महल इस डायरेक्शन में कैसे डिजाइन करोगे, पता चल लीजिएगा ना। बट खैर वो तो मैं जानता हूँ गाइस, मेडिटेशन की पावर से, सुपर मेडिटेशन की पावर से किया गाइस, जो बेसिकली डीप मेडिटेशन होती है, समाधि स्टेज। तो मतलब ज्यादा समाधि वाली भी नहीं, अगर आप मेडिटेशन नॉर्मल वाली भी करोगे तो वो भी उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है बॉडी के ऊपर। तो बॉडी के ऊपर भी, माइंड के ऊपर भी, एंड हेल्थ के ऊपर भी। क्योंकि जो मेडिटेशन होती है बॉडी को, माइंड को, हेल्थ को रिलैक्स करती है। क्योंकि उससे उससे पता है आपकी बॉडी की जो एजिंग है ना, वो भी रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स इन द सेंस आपकी बॉडी की एजिंग समझते हो, आपकी जैसे क्या बोलते हैं उसे, उम्र बढ़ती है, ठीक है, एज बढ़ती है। तो एज के साथ आपका फेस पे जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें चेंजेस आने शुरू होते हैं, जैसे व्रिंकल्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, सब। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, एक ना फिजियोथेरेपी समझते हो गाइस, कि बॉडी को अगर हम अंदर से मोटिवेट करेंगे, हम ठीक हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाता है थोड़े टाइम के। अगर लंबे समय तक हम ये मोटिवेट करते रहे अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, उसके हिसाब से रिएक्शन करती है, चेंज होनी शुरू होती है। तो अगर उस हिसाब की ये थ्योरी सही है, अगर ये थ्योरी सही है, तो इसके हिसाब से तो गाइस फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो यही करते हैं कि वो बेसिकली हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का यूज करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि आप ठीक हो। आई थिंक अगर आपने सुना हो, जैसे किसी के बॉडी या बोन डिसलोकेट हो जाए तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज के उनको ठीक किया जाता है, एंड उनकी बोन थोड़े टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद ठीक हो जाती है। मतलब जो बोन की डिसलोकेशन है वो तो स्लोली रिपेयर होती है, बट मोटिवेशन से हमारे अंदर बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी आती है, एंड उसके कारण से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना गाइस, उससे बेनिफिट हमें यही है कि हमारा अराउंड ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। एंड अगर ऑरा पॉजिटिव है ना गाइस, तो फिर आपको कोई भी चीज करनी मुश्किल नहीं लगेगी, आपके लिए कोई भी चीज चैलेंजिंग नहीं होगी। हाँ, लगेगी जरूर चैलेंजिंग, बट वो इम्पॉसिबल पॉसिबल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। एंड फिर आप बोलोगे जब इम्पॉसिबल के अंदर ही आए पॉसिबल है, तो फिर क्या बात है। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो तो आई थिंक ये चीज बेनिफिट कर सकती है या, तो उस हिसाब से सोचा जाए ना। तो तभी पुराने जमाने के लोग अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी एज में भी ज्यादा ओल्ड एज नहीं दिखते थे। उसका रीजन यही था। आजकल आप देखोगे एक्टर एक्ट्रेस जो ये सब, लेकिन ये सब तो बहुत खर्चा करते हैं अपने ऊपर, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए बहुत खर्चा करते हैं। लेकिन जहां तक देखा जाए ये लोग भी मेडिटेशन करते ही करते हैं। तो ये लोग हो गए, चाहे बिलियनर्स हो गए, मिलियनर्स हो गए, ट्रिलियनर्स हो गए, कोई भी हो, वो मेडिटेशन जरूर फॉलो करेगा प्राचीन भारत, कि उन्हें पता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना था। अब देखो गाइस, मैंने दीवार का सहारा ले लिया बिकॉज मैं सोच रहा कुछ देर ऐसी रख लूँ। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पता कितना पड़ता है गाइस? पता नहीं यार मेरे मोबाइल में क्या हुआ। एक्चुअली गाइस पापा का फोन है, मेरा फोन ना बिजी था, मतलब बिजी इन द सेंस उस पर ब्लॉग अभी सेव कर रहा हूँ मैं, एंड उसको चेकआउट करना है, उसको अपलोड करना है गाइस। तो मैंने सोचा तब तक क्या किया जाए, फिर मेरे दिमाग में चलो एक ब्लॉग और कंप्लीट कर लिया जाए, एक सीक्वेंस बनी रहेगी गाइस। एंड आई थिंक उससे एक ना अंडरस्टैंडिंग मिलती है
तो बेसिकली गाइस मैं अपने आप को ना ऑलवेज कोशिश यही रखना कि बिजी रखा जाए। जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखोगे उतने ज़्यादा चांसेस है गाइस कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। क्योंकि गाइस आप जितना ज़्यादा टेंशन लोगे, सोचोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड के थॉट्स है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएट करेंगे। मैंने कहा थॉट्स फ्लक्चुएशन होगी, फिर आप सोचोगे यार क्या चल रहा है क्या नहीं, इस तरह से सोचोगे। तो इस तरह से हमें नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है। तो ये पॉजिटिविटी कैसे आती है, जब हमारा दिमाग थॉट प्रोसेसेस व्हाट वी कॉल इट पॉजिटिव वे में सोचता है। एंड वो कैसे होता है, उसके लिए करनी पड़ती है मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही पॉजिटिविटी आती है। हाँ, मेडिटेशन से आती है। एंड गाइस मंत्रा चैंटिंग हो जाए और बेस्ट है, क्योंकि गाइस हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह की थॉट प्रोसेसेस हैं, सिचुएशंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं और समझूं ना, तो हाँ डेफिनेटली वी रिक्वायर मेडिटेशन अ लॉट। बट आजकल के टाइम में कौन मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया बस चला लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोशल मीडिया चलाना अच्छी है, लेकिन ओवर यूज इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अस। क्योंकि वही बात है गाइस, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलाना अच्छी बात है, और 6 घंटा 10 घंटा चलाना इज अ चैलेंजिंग टास्क। क्योंकि और भी जो चीजें करनी होती है ना, क्योंकि ये तो एक वो हो गया गाइस कि सारा दिन बस एक चीज ही कंटिन्यू करोगे। अब आप बोलोगे फिर तो कोई इन्फिनिटी ब्लॉग भी तो कर रहा है, दिस इज डिफरेंट थिंग। ये एक तरह से आप ऐसे समझो कि आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, खुद को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड अपने आप को चीजें जो मेरे अंदर हैं उनको समझ के अंडरस्टैंड करके जो भी मुझे क्लैरिफिकेशन हो रही है अपने माइंड की थॉट की, वो शेयर करो। दैट इज द थिंग। ये एक पीओवी का फर्क है, पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है कि हम किस तरह से चीजों को सोचते और समझते। क्योंकि गाइस देखो क्या है, अब मेरा तो ऐसी है, मेरा सारा दिन ब्लॉग में निकल जाता है। मतलब सारा दिन तो नहीं कह सकते, बट हाँ काफी हद तक टाइम मैं ब्लॉग को देता हूँ, ठीक है अभी तो। एंड फिर बाद में मैं थोड़ा गेमिंग वीडियो की तरफ सोच भी रहा हूँ, एंड और भी चीजें ट्राई करनी है। बट जब तक मेरी बॉडी में एनर्जी रिपेयरमेंट नहीं हो रही है, एंड जब तक ये गर्मी ऐसी चल रही है, अभी तो गर्मी का क्या ही बोलेगा ही, तो जब तक ये चल रही है तब तक ठीक है। अभी पता क्या गाइस, मेरी जो सेमेस्टर की फीस जमा हुई ना, सेमेस्टर 5 की, तो उसकी फीस मैंने जमा तो कर दी। एंड उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट थी, कितनी थी, 15, ठीक है 15 जुलाई। एंड मम्मी को मैंने बताया 18 जुलाई को। मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई कि तूने रजिस्ट्रेशन नहीं की, रजिस्ट्रेशन की। मैं कहा मम्मी ठीक है ना, देख लेंगे ना। कह रहे कब भरेगा मुझे बता, ऐसे ऐसे रोज बोल रही। मैं कहा ठीक है लो भर दे। एंड मैंने चेक किया वो डेट, तो उसमें लिखी हुई 15 जुलाई लास्ट डेट। तो मैं कहा मम्मी 15 जुलाई है। चलिए आज तो 18 जुलाई है, 3 दिन हो गए। एंड मम्मी टेंशन लगी। मैं कहा मम्मी रिलैक्स मेडिटेशन करो। फिर मम्मी को मैंने जैसे तैसे करके रिलैक्स किया। मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, 5-10 दिन ऊपर नीचे होते हैं। फिर जाके मैंने भरी थी 23 तारीख को, 23 भी नहीं आई थिंक, और भी लेट, 24-25 ऐसे कुछ तारीख को भरी थी मैंने गाइस, बड़ी मुश्किल से। उनको मोटिवेट करा। पता क्या गाइस मेरे में दिक्कत क्या हुई कि वो जो साइट थी, मैंने उसको साइट को चेक करा था, वो साइट ही अनअवेलेबल हो गई। अरे बाप रे, साइट अनअवेलेबल हो गई एंड वो खुले ही ना। तो मैं सोचूं पड़ गया कि अब वो अगर खुलेगा नहीं तो मैं फिर जमा कैसे करूंगा फीस। तो फिर उसके अकॉर्डिंग से मैं सोचना पड़ गया। मैंने क्योंकि बेसिकली मेरी बहन ने और मम्मी ने मदद करी थी फीस के लिए, लेकिन अब वो साइट ही ना खुले तो फिर मम्मी पापा बोल रही है क्या कर, साइट क्यों नहीं खुल रही है एंड ऑल। क्योंकि ऑनलाइन डिग्री है तो उन्हें फिर डर भी लगने लगे। मैं कहा ना ऐसा कुछ सोचो मत, पॉजिटिव रहो। एंड मैं महादेव पे बिलीव कर रहा था, मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहे ये क्या कर रहे हैं, मैं कहा मंत्र चैंटिंग करने दो। एंड फिर थोड़े टाइम के बाद ना, आई थिंक कल उस दिन तो वो नहीं खुली थी साइट, 23 पता नहीं 24 को नहीं खुली वो, 25 को जाके वो साइट खुली रात को। एंड मैंने जमा कर दी। एंड पापा ने फटाफट करा, जल्दी मुझे साइट का नंबर बता दे। मैंने बताया, फिर फटाफट पापा ने ट्रांसफर करके सिस्टर को, एंड उसने कर दी फीस जमा। मैं कहा शुक्र है। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो गई है गाइस, अभी उसमें एक दिक्कत और आ गई है। अभी तक वो अपडेट नहीं हुई है, उसको 72 घंटे लगते हैं अपडेट। 72 घंटे का मतलब हो गया 72 आवर्स, यानी कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते, आई थिंक तो 12 घंटे होते हैं। ये 24 घंटे का हिसाब है ना, मुझे ये समझ नहीं आता। क्योंकि ये सुबह 4 बजे से अगले सुबह के 4 बजे तक होता है, तो ये तो 24 घंटे हुए ना फिर। तो ये तो बेसिकली पूरा दिन काउंट होगा, या फिर
रात के 12 बजे से अच्छा हाँ, रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, एंड रात के 12 बजे से अगले रात के 12 बजे तक 24 घंटे। हाँ, इसी तरह से आई थिंक वर्कआउट होती है टाइमिंग्स, तो ये आई थिंक 24 घंटे ऐसी होती है। तो इस हिसाब से 72 घंटे 3 दिन हो, 24 3 जा 72 होते हैं ना कहीं। तो बस फिर 3 डेज तक हमें वेट करना पड़ा, एंड उसके बाद वो अपडेट हो गई साइट। नहीं, 24 72 घंटे ज्यादा नहीं होंगे, 4 दिन होंगे ना आई थिंक। 3 दिन है कि 4 दिन, क्योंकि 24 हो गया 48, एंड उसके आगे अगर आप और 24 को जोड़ो तो आए अप्रोक्सीमेटली उतना ही जाएगा। हाँ शायद उतना ही जाएगा ना, 19 बराबर। कैलकुलेशन करने में बड़ा टाइम जाता है, एंड उसमें बहुत सोचना पड़ता है। तो ठीक है, क्या बात है। एंड इसी तरह से गाइस टाइम मेरा फिर लगा, एंड अभी तक वो साइट अपडेट नहीं है। अभी मुझे कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि वो जो साइट है और कितना टाइम लगेगा उसे अपडेट होने में। आई थिंक अगस्त तक तो सेमेस्टर स्टार्ट होगा। आई थिंक अगस्त में सेमेस्टर स्टार्ट होता है नॉर्मली भी अगस्त में होता है ना गाइस सेमेस्टर स्टार्ट। हाँ तो ठीक है, तो उसके हिसाब से तो आई थिंक या अगस्त में अगर सेमेस्टर स्टार्ट है तो अपडेट हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा। तो मैंने मम्मी पापा को रिलैक्स कर रखा है, एंड अभी बस अब फाइनल एक सेमेस्टर और बचा है, दैट इज सेमेस्टर 6, जो कि अगले साल शुरू होगा। तो मम्मी बोल रही है अब कितनी फीस बची है, मैं कहा अगले सेमेस्टर की और है, जो कि जनवरी के एंड में जाएगी, एंड फिर देखते हैं उसके बाद। तो बेसिकली मेरे मम्मी पूछ रही उसके बाद क्या करना है। मैं कहा मम्मी देखो वैसे तो देखो अभी मेरा कुछ प्लान तो नहीं है, बट सोच तो रहा हूँ मैं मास्टर्स और PhD की, बट देखना पड़ेगा भाई, जब चैलेंजिंग तो है काफी। टाइमिंग शेड्यूल कैसे मैनेज होगा एंड ऑल, हर चीज कैसी मैनेज होगी, दैट्स अ प्रीटी चैलेंज फॉर मी, बट देखते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। देखो गाइस, मैं पहले से कुछ सोचता नहीं, क्योंकि हम पहले से सोच के रखने लग जाते हैं, एंड फिर हम सोचने लगते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन फिर वही बात होती है एट अ टाइम, एट द मोमेंट जब वो प्रेजेंट सिचुएशन आती है, तब हम क्या रिएक्शन देते हैं उस सिचुएशन में, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो बेसिकली उसी की वजह से मैं थोड़ा सोचता रहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, एंड फिर थोड़ा अंडरस्टैंड करता हूँ लाइफ को। तो इसीलिए गैस में मेडिटेशन करता हूँ। मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो भी चलता रहे, ठीक है, ये तो मतलब चलना चाहिए, एटलीस्ट एक मोटिवेशन रहेगी यार। क्योंकि देखो नौकरी में क्या है ना, उसमें टाइम शेड्यूल का थोड़ा चैलेंज है, तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट। आई एम ऑल्सो नाउ ऑल्सो थिंकिंग, ठीक है। देखो क्या है, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइमिंग्स की, लोकेशन की, एंड शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड मैं मम्मी को बोला भी है कि मम्मी नौकरी करने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी जाना पड़ता है, यहाँ पे कहाँ नौकरी शौकरी मिलेगी, फिर चला जियो नो मेट्रोपॉलिटन। मगा आप दोनों की हालत का क्या, कह रहे अच्छा हाँ वो भी तो है। तो मैं कहा मम्मी आप दोनों को मैं अकेला ऐसे किसी भी रीजन पे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपकी बॉडी का, क्योंकि मम्मी का BP लो हो जाता है, मम्मी बेहोश हो जाती है। एंड आई डोंट नो, मम्मी पापा के बीच में कभी छोटी मोटी बहस हो जाए तो मम्मी ओवर थिंक करने लग जाती है, एंड ओवर थिंक के कारण से उनके शोल्डर में ना पेन होता है, एंड उनके शोल्डर में पेन होता है, तो फिर उनका BP लो हो जाता है, एंड फिर उसके बाद पता नहीं कैसे उनको मैं हैंडल करूँ। एंड उनको लिफ्ट करना मेरे लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि मेरी बॉडी में मतलब क्या कह सकते हैं, तो लिफ्टिंग इज अ चैलेंज फॉर मी। तो वही बात है, मैं फिर मम्मी को बोलता हूँ मम्मी फिर इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि पापा का तो जैसे उनका ये किडनी वाला इशू हुआ, जब से वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, उसके बाद से वो तो कुछ भारी सामान उठा नहीं सकते, तो फिर उनके लिए मम्मी को उठाना तो और भी चैलेंजिंग हो गया। तो उस अकॉर्डिंग से मैं फिर ये बोलता हूँ कि मम्मी फिर तो बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा ये। तो फिर मम्मी बोलते फिर क्या करना चाहिए, मैंने कहा मम्मी देखो फिर आप एक ही काम करो, महादेव का मंत्र उच्चारण करो बस। कह रहे तू भी तो है, मैं कहा वो तो हूँ, लेकिन मेरा क्या है ना, मैं बस अभी अंडरस्टैंड करो या जैसे। मैंने बोला मम्मी फिर साथ में रह लेंगे, कह रहे हाँ साथ में रखेगा, कहाँ रखेगा, फ्लैट में रखेगा, खर्चा कौन उठाएगा। मैं कहा मम्मी इकट्ठे उठा लेंगे। कह रहे अच्छा इकट्ठे कौन। मैंने कहा मम्मी वो बहन भी तो कर रही है ना। कह रही हाँ अच्छा तू बहन को साथ रखेगा अपने, और उसके साथ उसी के खर्चे पे। मैं कहा नहीं
मैं भी कुछ ट्राई करूँगा। अच्छा अच्छा, क्या ट्राई करेगा ये भी बता दे। मैं कहा मम्मी छोटा मोटा कुछ सोच लूंगा। हाँ हाँ, बिजनेस स्टार्टअप या फिर नौकरी। मैं कहा अभी तो कुछ पता नहीं है, तो अभी तो मैं जैसे इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा हूँ। क्योंकि guys देखो क्या है ना, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा डीपली सोचूं, गहराई में सोचूं, तो या एक ये एक लाइफ है। तो लाइफ में आई थिंक सर्वाइवल इज अ व्हाट वी कॉल इट, सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो या, क्योंकि देखो यार मम्मी पापा की ओल्ड एज तो आ ही रही है टाइम टू टाइम, एंड जितना वो ओवर थिंक करने से मैंने कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिचुएशन के हिसाब से जो लोन वगैरह उनके हिसाब से सोच ही रहे हैं। तो अब उस चीज़ को मैं उनको क्या ही बोल सकता हूँ ना। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आई एम मोटिवेटिंग देम। तो उसके लिए मैं तभी उनको महादेव के मंत्र उच्चारण एंड ऑल चीज़ें बोलता हूँ कि यार कर लिया करो, पॉजिटिविटी मिलेगी, बिलीव करने को कहता हूँ। क्योंकि गाइस क्या है ना, अब एट अ टाइम एटलीस्ट मैं उनको मोटिवेशन तो दे सकता हूँ। एंड रही बात डिग्री वाला, तो गाइस मैंने बोला उसके लिए तो अभी रुकना ही पड़ेगा ना, उसको अभी टाइम लगेगा। एंड अभी मेरे कुछ एक दो बैकलॉग्स भी हैं जो रेड में आ गए थे, तो उसकी मम्मी को टेंशन है कि पहली डिग्री में भी कितने बैकलॉग्स हैं। मैं कहा मम्मी पहली डिग्री में दिक्कत ये थी कि मेरा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 जो फर्स्ट ईयर था उसमें इशू था। बाकी जो मेरी जो इंजीनियरिंग वाली डिग्री थी ना, बीई मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैंने मम्मी को बताया कि उसमें मम्मी सिर्फ इशू इतना था कि सेमेस्टर 3 से लेकर सेमेस्टर 8 तक कोई बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं थे, वो गिने चुने 5-6 बैकलॉग। तो वो आए, मैंने बोला मम्मी उतने तो मैं क्लियर कर देता। लेकिन जो सेमेस्टर 1 था ना मेरा, वो था सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क। क्योंकि सेमेस्टर 1 में मैं ऑलमोस्ट सारों में ही डिटेन था, गिने चुने दो तीन एग्जाम को छोड़ के। मैंने मम्मी को वो बोला कि मम्मी मैं सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सारों में डिटेन था, 2-3 को छोड़। एंड सेमेस्टर 2 में क्या हुआ था कि सेमेस्टर 2 में आ गया था कोविड। मैं कहा मम्मी जब कोविड ही आ गया है तो फिर तो मौका ही नहीं मिला ना एग्जाम देने का। तो फिर मैं कहा मम्मी अब इसमें मैं क्या बताऊँ, सेमेस्टर 2 कोविड की वजह से रह गया। सेमेस्टर 1 मैंने कहा कि चलो मान लिया सेमेस्टर 1 में मैं थोड़ा हॉस्टल वगैरह में सोता वगैरह, कपड़े धोने एंड ऑल, आने जाने में दूर बहुत था एंड ऑल, उसकी वजह से रह गया। मैंने तो मान लिया अपनी बात। एंड फिर उसके बाद मम्मी बोली फिर और सेमेस्टर में, कहा मम्मी और सेमेस्टर तो कोविड में निकले ना, तो उनमें तो ये दिक्कत आई ही नहीं थी। सबसे बड़ा चैलेंजिंग में सेमेस्टर 1 ही था, तभी तो एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ी। क्योंकि गाइस अभी तक मेरी उस डिग्री पे, जो पिछली डिग्री थी, उस पर 10 लाख रुपए खर्च हुए। और वो लोग 10 लाख, हाँ अब बताता हूँ कैसे। जो मेरी इंजीनियरिंग डिग्री थी गाइस वो 6,40,000 की, ठीक है। एंड उसके साथ मैंने जो पहले 1 साल हॉस्टल लिया था उसका भी 2.5 लाख का खर्चा उसका भी। कितना बैठ गया, 8,40,000, 9 लाख के आसपास। एंड बचा 1 लाख जो मैंने दोबारा पीजी में गया था, तो 10,000 का खर्चा उसका मंथली का था। तो मैंने पीजी में आई थिंक 6 महीने तो निकाले, तो उसमें 60,000 का खर्चा हो गया है। एंड उसके बाद 60 भी नहीं और भी हुआ था, क्योंकि मैं बीच में कंपटीशन के लिए भी गया था, 10-12 हज़ार उसमें भी खर्च हुआ, तो 70,000, 70-72 हज़ार। और फिर वो जो मैं इसमें गया था जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे आई थिंक 6-7 हज़ार उसमें खर्च करे, तो कितने हो गए, 72 और 6 78,000। अब बचे जो कितने बचे, 20-22 हज़ार रुपए। तो इसमें मेरा फोन आया, मुझे फोन भी तो खरीदना था उस समय, एंड लैपटॉप भी बाई करना पड़ा, 50,000 का लैपटॉप, 45,000 का लैपटॉप भी बाई किया। तो सब में सारा खर्चा कट कटा के कंप्लीट हो गया। मैं कहा तो राउंड फिगर लगा लो, तो 10-10.5 लाख तो खर्च हो चुके हैं, जो डिग्री अभी क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगी। एंड जो अभी ये वाली डिग्री चल रही है, इसमें भी आई थिंक कितना खर्च हो गया था, 13 कितना हुआ। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, मैंने ना मल्टीप्लाई करना चाहिए, रुक जाओ भाई, मैं मल्टीप्लाई करके बताता है कितना खर्च हुआ होगा। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 315 80, तो अभी भी ऑलमोस्ट 80,000 का खर्चा हो गया। और पिछली वाली में तो 10-10.5 लाख खर्च हो गए, वो तो हो गए जो होगी। एंड उसके साथ अभी जो है, अभी ये ऑनलाइन वाली डिग्री चल रही है, इस पे अभी लगभग इस पे लगेंगे ऑलमोस्ट 80,000 या 81,000 के आसपास खर्चा हो चुका है इसमें। तो लगा लो आप टोटल 11-11.5 लाख का खर्चा हो चुका है मेरे ऊपर। आई नो कैलकुलेशन तो ऐसे कर रहा है, बोलो कैलकुलेशन तो ऐसे कर रहा है जैसे अभी दे रहा था 11 लाख रुपए। ठीक है ना, मतलब मैं तो जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी होता है। सो या आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट, और कुछ नहीं है गाइस।
हाँ वैसे बात तो सही है, अमाउंट तो काफ़ी बड़ा है, बट फिर वही बात है गाइस, जब लाइफ में सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं, बट हाँ इतना बड़ा अमाउंट तो आज 10-11 लाख का रिपेयर कैसे किया जाए वो थोड़ा सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब्स का टाइमिंग तो प्लेसमेंट में तो अभी मैं कहाँ ही बैठूंगा, क्योंकि अभी ये वाली डिग्री में भी मुझे क्वेश्चन का आंसर तो देना पड़ेगा ना ऑनलाइन बीसी वालों का, कि आप 4 साल आपने क्या किया, क्योंकि वो डिप्लोमा मार्कशीट मांग रहे हैं मेरे से। अब उनको कैसे बताऊं कि मैं कहाँ से डिप्लोमा, मेरा ये जो पिछली डिग्री का क्वेश्चन मार्क है ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है, लिटरली कुछ नहीं आइडिया है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, इनफिनिटी का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, मेरा यूट्यूब का कॉन्सेप्ट में बाबा रे बाबा कितना कुछ समझाना पड़ेगा उन्हें। आना करो नहीं समझ आ जावे तो मजा आ जावे, मैं अगर ये उन्हें समझ आ गया ना बीस्ट ईज हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात है, देखते हैं गाइस, लेट्स सी कितना अंडरस्टैंड करेंगे वहाँ पे टीचर्स, क्योंकि अभी जो मेरी ऑनलाइन डिग्री चल रही है इसमें मैंने अभी तक एक भी टीचर से मुलाकात नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है, इसमें कोई टीचर होता है बट वो हमें नहीं दिखाई देता, तो हमारे लिए तो एक एआई की तरह है, ठीक है। एआई के मैसेज दिखते रहते हैं हमें कि ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो एंड ऑल, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती रहती है, बस इसमें इतना ही है। बाकी देखते हैं गाइस चीज़ें कैसे वर्कआउट होती है, टाइम टू टाइम लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी मैं अपडेट करता रहूँगा गाइस। इंडिया ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है गाइस, ठीक है गाइस। तो अभी मैं एक ब्लॉग को एडिट करूंगा एंड उसे पोस्ट करके फिर जाऊंगा मस्त सोने, एंड सो के उठने के बाद कोई और अपडेट होगा तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइस, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।